नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत के राजनेताओं को दो चीज़ों की बहुत चिंता होती है, एक कुर्सी और दूसरा बंगला। ये दो मिल जाएं तो उनको लगता है कि जीवन सफल हो गया। जिसको मंत्री पद नहीं मिला, जो मुख्यमंत्री नहीं बना, जो केंद्रीय मंत्री नहीं बना, प्रधानमंत्री नहीं बना, उसको लगता है कि शायद जीवन जो है व्यर्थ चला गया। कुछ लोग हैं जो विधायक और सांसद बनने से भी संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन बंगला न मिले तो कोई संतुष्ट नहीं होता। बंगला ऐसी चीज़ है जिसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं लोग, यहाँ तक कि पार्टी बदलने को भी तैयार हो जाते हैं। तो बंगला चला जाए तो दुख बड़ा होता है, और बंगले खाली कराना पूर्व मंत्रियों से, पूर्व नौकरशाहों से बड़ी टेढ़ी खीर होती है। पहले ज़्यादा समस्या होती थी, अब सरकार ने कानून बना दिया है तो थोड़ा आसानी हो गई है। अब हालत ये हो गई है कि अगर आप मंत्री पद जाने के 1 महीने के भीतर यानी 30 दिन के अंदर सरकारी बंगला खाली नहीं करते हैं तो आपका सामान जबरन बाहर फेंक दिया जाएगा। फिर भी लोग कोर्ट जाते हैं, कोशिश करते हैं। ताज़ा मामला जो है शरद यादव का है, जो काफ़ी समय तक बने रहे, केवल कोर्ट केस करके जो है अदालत में बार बार जाते रहे और वहाँ से स्टे लाते रहे, लेकिन आखिर में खाली तो करना पड़ता है। तो सबसे ताज़ा उसमें जो नाम जुड़ा है वो है बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती का। बहुजन समाज पार्टी की बात ही नहीं करें, बात उन सभी राजनेताओं की है जिनकी वोट जुटाने की क्षमता गिरने लगती है, फिर उनकी पूंछ गिरने लगती है, फिर जो भी सत्ता में हो उसकी नज़र में उनकी अहमियत कम हो जाती है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? त्यागराज मार्ग पर मायावती को बंगला अलॉटेड था, उसको सरकार ने खाली करा लिया, क्योंकि वो 2012 से 2017 तक राज्यसभा की सदस्य थी। 9 महीने पहले, कार्यकाल पूरा होने से 9 महीने पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था 2017 में। उसके बाद से वो न सांसद हैं न विधानसभा की सदस्य हैं। तो विधानसभा की सदस्य होती तो लखनऊ में मिलता मकान, और लोकसभा की सदस्य या राज्यसभा की सदस्य होती तो दिल्ली में मिलता। तो उनको बंगला खाली करना पड़ा। अब ये बात मैं मायावती के बंगले की खासतौर से क्यों कर रहा हूँ कि अगर मायावती की स्थिति, राजनीतिक स्थिति मजबूत होती तो शायद सरकार ये नहीं करती। राजनीतिक स्थिति मजबूत होने पर सरकार क्या करती है उसका उदाहरण है गुरुद्वारा रकाबगंज रोड के 3 बंगले, एक नहीं 3 बंगले। मायावती ने मनमोहन सिंह सरकार पर दबाव डालकर एक साथ 3 बंगलों को अलॉट करवाया बहुजन प्रेरणा ट्रस्ट बनाने के लिए। अब भारत सरकार का नियम यह है कि किसी नेता के नाम पर जो है वो सरकारी बंगले में ट्रस्ट या जो है इस तरह की कोई संस्था नहीं बनाई जा सकती, उसके लिए अलॉटमेंट नहीं हो सकता। लेकिन यूपी कैडर के एक सीनियर IAS ऑफिसर उस समय महीनों आकर बैठे रहते थे दिल्ली में ये काम कराने के लिए, और मायावती का उस समय जो रसूख था, जो पॉलिटिकल हैसियत थी, उसके कारण ये संभव हो गया। सरकार ने नियमों में बदलाव किया, नियम बदले, नियम ढीले किए गए, नियम शिथिल किए गए उनके लिए, और 3 बंगलों को मिलाकर एक बहुजन प्रेरणा ट्रस्ट बना। अब मुझे ये वीडियो बनाते तक मालूम नहीं है कि वो खाली कराया गया कि नहीं खाली कराया गया, लेकिन वहाँ ज़्यादा कुछ आजकल गतिविधियाँ दिखती नहीं हैं। तो वो तो पार्टी की जो हालत है उसके कारण भी हो सकता है, लेकिन वो तीनों बंगले मायावती को और बहुजन समाज पार्टी को खाली करने पड़ेंगे। जो राष्ट्रीय पार्टी होती है उसके अध्यक्ष को सरकारी आवास मिलता है, इसलिए मायावती को एक आवास मिला है 29 लोधी स्टेट। उनके पुराने बंगले से ये छोटा है। जिस बंगले में पहले थी त्यागराज मार्ग पर, वो टाइप 8 का बंगला था, जो सबसे बड़ा होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स को मिलता है या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलता है। उसके अलावा उससे नीचे के स्तर के किसी व्यक्ति को नहीं मिलता। तो टाइप 8 का बंगला उनसे ले लिया गया, और टाइप 6 का बंगला, चूँकि वो अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी पार्टी नेशनल पार्टी है, इसलिए उनको अलॉट किया गया। अब ये मैं 29 लोधी स्टेट का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? ये वो बंगला है जिसमें सतीश मिश्रा रहते थे, बहुजन समाज पार्टी के नेता और मायावती के दाहिने हाथ।
उनका कार्यकाल भी जो है इसी साल जुलाई में ख़त्म हो रहा है, तो उनके पास अब ये बंगला नहीं रहेगा। और मायावती को अलॉट किया गया है कि उनको खाली कराने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब चाहें भी तो सतीश मिश्रा कोर्ट में नहीं जा सकते एक्सटेंशन लेने के लिए, बहाना करने के लिए। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे नेता हैं जो समय के बाद रहते हैं और उसके बाद वो मार्केट रेट से भी किराया देने को तैयार हो जाते हैं। वो जो लुटियंस दिल्ली का जो आकर्षण है, जो एक तरह का एंटाइटलमेंट की फीलिंग आती है उससे कि आप कहाँ रहते हैं, आपका एड्रेस क्या है, आपका पोस्टल एड्रेस, उससे आपकी हैसियत तय होती है। दिल्ली के जो हलके हैं सरकारी और जो है सत्ता के हलके, उनमें आपके एड्रेस से तय होता है कि आपकी हैसियत क्या है। इसलिए नेताओं के लिए उसको छोड़ना मुश्किल होता है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था प्रियंका वाड्रा के बारे में। उनको भी सुरक्षा कारणों से, चूँकि एसपीजी सुरक्षा मिली हुई थी, इसलिए उनको लोधी स्टेट में बंगला मिला हुआ था। लेकिन जैसे ही इस एसपीजी का कवर हटाया सरकार ने, उनको बंगला छोड़ना पड़ा। आप इन दोनों मामलों में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और की सरकार होती तो ये कदम उठाया जा सकता था। और देखिए, ज़्यादा विरोध नहीं हो रहा है, ज़्यादा कोई समस्या नहीं हो रही है खाली कराने में। उसका एक बड़ा कारण, या कहें सबसे बड़ा कारण जो है, वो कानून के अलावा ट्रांसपेरेंसी, बिना भेदभाव के एक्शन होना। तो बिना भेदभाव के एक्शन होना मतलब जो बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, उनके साथ भी वही सलूक होगा जो दूसरे लोगों के साथ हो रहा है। इसमें समस्या पैदा करने वालों में रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक, जो कुछ समय पहले तक, मतलब जो रिशफल हुआ केंद्रीय मंत्रिमंडल का, उससे पहले तक एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो बंगला खाली करने को तैयार नहीं थे। उनको 6 नोटिस भेजी गई, फिर भी नहीं तैयार थे। आखिर में स्थिति ये आई कि उनका सामान निकाल कर फेंक दिया जाएगा, तब उन्होंने बंगला खाली किया। तो इतना आसान नहीं होता है। यही स्थिति जो है स्वर्गीय रामविलास पासवान के बंगले की थी। उनके बेटे चिराग पासवान वो बंगला खाली करने को तैयार नहीं थे। बहुत बार नोटिस दिया गया, उनको कहा गया, बताया गया, बार बार तारीख दी गई कि इस तारीख तक खाली कर दीजिए। आखिर में एक दिन स्टेट डिपार्टमेंट ने उनका सामान निकाल कर बाहर रख दिया, तो उसको उन्होंने अपना अपमान माना, लेकिन बंगला वो ले नहीं पाए। और इस सूची में भारतीय जनता पार्टी के और नेता हैं, राज्यवर्धन राठौर, जो स्वतंत्र प्रभाग के मंत्री थे, उनको अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ा। उड़ीसा के पीसी सारंगी, आपको याद होगा 2019 में मंत्री बने थे और बड़ी उनकी चर्चा हुई थी संसद में। जो भाषण दिया था उन्होंने, उसकी बड़ी प्रशंसा हुई थी। लेकिन मंत्री के रूप में उनके कामकाज से प्रधानमंत्री संतुष्ट नहीं थे, इसलिए जब कैबिनेट में फेरबदल हुआ तो उनका मंत्री पद चला गया, उन्हें भी अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ा। इसके अलावा रमाशंकर कथेरिया, रतनलाल कटारिया, ये जो सूची मैंने अभी बताई है, ये सिर्फ इसी साल मार्च से अब तक, मई में चल रहे हैं हम लोग, पिछले 3 महीनों में जो बंगले खाली कराए गए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के पास चाणक्यपुरी में जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं उनको कुछ बंगले मिलते हैं। एक तो पार्टी दफ्तर के लिए पहले मिलता था, पार्टी के अध्यक्ष के लिए मिलता है, और उसके अलावा उनके पदाधिकारियों के लिए उनकी संख्या के आधार पर 1 या 2 बंगले मिलते हैं, आवास मिलता है। तो चाणक्यपुरी में लंबे समय से कांग्रेस पार्टी को जो बंगला अलॉट था उसको खाली करने में पार्टी आनाकानी कर रही थी। 3 करोड़ का बकाया हो गया था, उसको खाली करना पड़ा। अब सेवा दल का जो दफ्तर है उसको भी नोटिस है, उसको भी खाली करना है। और कांग्रेस का जो 24 अकबर रोड का मुख्यालय है वो भी खाली होना है, क्योंकि पार्टी को ज़मीन अलॉट हो चुकी है। एक सरकार ने नियम बनाया है सब पार्टियों के लिए कि सब पार्टियों के लिए, जितनी नेशनल पार्टीज़ हैं और स्टेट की जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, राज्यों की क्षेत्रीय दल हैं, उनकी लोकसभा में सदस्यों की संख्या के आधार पर वो तय होगा कि कितने के एरिया का प्लॉट उनको पार्टी दफ्तर के लिए अलॉट किया जाएगा। कांग्रेस को हो चुका है, कांग्रेस का वहाँ मुख्यालय बन रहा है, वो भी शिफ्ट हो जाएगा। बात कुल मिलाकर ये है कि अगर आपकी राजनीतिक हैसियत बड़ी है तो आप नियम बदलवा सकते हैं, आप कानून बदलवा सकते हैं, आप जो कानूनन जिस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड नहीं हैं वो भी हासिल कर सकते हैं।
लेकिन इस सरकार ने ऐसा किया है कि आप चाहे जितने बड़े रसूख वाले हों, आप चाहे जितने सरकार के करीबी हों, चाहे आप सरकारी पार्टी के जो सत्तारूढ़ दल है उसी के सदस्य हों, उसी के नेता हों, लेकिन जो नियम है उसके अनुसार ही सरकार चलेगी। अगर आपका एंटाइटलमेंट ख़त्म हो गया है तो आपको सरकारी आवास खाली करना पड़ेगा। यही हुआ है ब्यूरोक्रेट्स के साथ। नौकरशाहों के लिए ये एंटाइटलमेंट था कि एक बार अलॉट हो गया सरकारी आवास तो फिर वो रिटायरमेंट के बाद भी खाली नहीं करना चाहते थे। और केवल नौकरशाही नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इस उम्मीद में रिटायरमेंट के बाद उन बंगलों में बने रहने की कोशिश करते हैं कि कोई पोस्ट रिटायरमेंट उनको असाइनमेंट मिल जाए, कि रिटायर होने के बाद किसी ट्राइब्यूनल के चेयरमैन हो जाएं, कहीं और किसी संवैधानिक संस्था में चले जाएं। इस उम्मीद में जो है वो बंगला छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। तो ये जो बंगले का मोह है उसको इस सरकार ने पूरी तरह से पारदर्शिता के कारण ख़त्म कर दिया है। कानून तो पहले भी था, कानून अब भी है, कानून के बावजूद लोग इसका फ़ायदा उठाते थे, उसके लूप होल का। जो सत्तारूढ़ दल है उसमें अपने संबंधों का, उसमें अपने रसूख का फ़ायदा उठाकर नियम को बदलवाते रहते थे और ये इस तरह की सुविधाएं लेते रहते थे। वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ख़त्म कर दिया है इस सरकार ने कि आप सत्तारूढ़ दल के हैं या विपक्ष में भी हैं तो आप बड़ी पार्टी के नेता हैं, आप बड़े नेता हैं, इसलिए कानून आप पर लागू नहीं होगा। ये जो है इस सरकार के कार्यकाल में नहीं हो सकता, ये मैसेज चला गया है। तो इसलिए आपको पहले बहुत किस्से सुनने को मिलते रहे होंगे कि फला नेता को या एमपी को, एमएलए को, एक्स मिनिस्टर को नोटिस गया और खाली नहीं कर रहे हैं, मुकदमा चल रहा है। वो सब धीरे धीरे, और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि अदालतों ने भी, ज़्यादातर ऐसे मामले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, अदालतों ने भी इस तरह की सुनवाई करने से मना कर दिया है ऐसे मामलों में कि जो नियम है उसके हिसाब से खाली करिए। कोई किसी की ज़्यादा परेशानी है तो महीने, 2 महीने, 3 महीने की रिलीफ ज़रूर अदालत की ओर से मिल जाती है, जैसे शरद यादव को मिल गई थी। हालांकि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही लंबा फ़ायदा उठाया, लेकिन खाली तो करना पड़ेगा। तो नियम है तो लागू होगा, लागू होगा तो सब पर लागू होगा, सब पर लागू होगा तो बिना भेदभाव के लागू होगा। तो इसलिए विरोध नहीं दिखाई देगा। तो ये बंगले की कहानी के जरिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का पूरी तरह से पराभव हो चुका है। मायावती की वो जो आवाज़ थी, वो जो हनक थी, वो ख़त्म हो चुकी है। मायावती की वो पहले वाले तेवर सब ख़त्म हो चुके हैं। उनको मालूम है उनकी पार्टी की क्या हालत है। आज की तारीख में वो किसी राज्य में, उत्तर प्रदेश सहित जहां वो 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, न तो किसी पार्टी को जिताने की हालत में है, न हराने की हालत में है, न ही किसी पार्टी को समर्थन देने की हालत में है। तो समर्थन विड्रॉ करने की तो बात ही नहीं उठती। उनकी पार्टी का सिर्फ एक विधायक जीता है। वो विधायक भी पार्टी की वजह से कम, अपने व्यक्तिगत आचरण के कारण ज़्यादा जीता है। उसने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह का काम किया उसको वहाँ के मतदाताओं ने इनाम दिया है। तो मायावती के बंगले के साथ साथ उनकी पार्टी और उनके नेतृत्व का भी पूरी तरह से पराभव हो चुका है। ये त्यागराज रोड का बंगला खाली होने का बड़ा सीधा और स्पष्ट संदेश है और ये सभी दलों के लिए है। और जब सभी दलों की बात कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ सत्तारूढ़ दल के लिए भी है कि जिसके आप हकदार नहीं हैं वो आपको नहीं मिलेगा। सिफारिश किसी की हो, कोशिश कोई भी हो, कामयाब नहीं होगी। नियम है तो मिल जाएगा, नहीं है नहीं मिलेगा। तो ये जो है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट लिटिल्स दिल्ली के अहंकार का सबसे बड़ा कारण था, उस पर हमला किया है मोदी सरकार ने और उस अहंकार को तोड़ने का काम किया है। तो इसके नतीजे आने वाले दिनों में और अच्छे आने वाले हैं। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।